माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और इनका रिस्पॉन्स भी करती हूँ। आई होप आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना अपना रिस्पॉन्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड आप लोगों का कमेंट है नई स्टोरी लाने के लिए, और जो मेरी स्टोरी चल रही है सेकंड चैनल पर माफिया की जुनूनी मोहब्बत, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो देखिए, ना तो वो उस चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ना तो वो हो पा रहा है और ना ही ये। तो आई थिंक मुझे नई न्यू चैनल बनाना पड़ेगा। और मैं आशा करूँगी कि आप सब लोग उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे जैसे कि आपने इस चैनल को प्यार दिया है। तो जितने भी मेरे प्यारे लिसनर्स हैं, जल्दी मैं चैनल का लिंक आपको शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी के चलते हैं अपने तेरे लिए के एपिसोड 141 पे। कहानी अब तक। रणविजय बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अमन के साथ जाने वाली है। इस वजह से उसने उसे झूठ बोलकर अपने पास बुला लिया था, वो भी एक मीटिंग के नाम पर। कहीं भी वहां पर पहुंच चुकी थी। उसने एक ब्लैक कलर की काफी खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। रणविजय उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ने भी उसे बोल दिया, आखिर तुम होने होते कौन हो मुझे अपने करीब करने वाले? हमारा रिश्ता क्या है? ये कहकर वो उसे दूर कर रही थी। काफी देर तक जब कही रणविजय से यही सब करती रही, तो रणविजय ने उसे गुस्से में बोल ही दिया कि वो उसका रणविजय है और उसे प्यार करने लगा। कई इतनी जल्दी नहीं मानने वाली थी, तो रणविजय भी उसे लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था। कही जब उससे बोल रही थी कि वो उसे दूर चली जाएगी, तो रणविजय ने उसे घूर कर देखा। कई एक पल के तो डर गई, लेकिन फिर कही की मासूम नजरों को देखकर रणविजय मुस्कुरा दिया और फिर उसके बगल में बैठते हुए उसे अपने करीब झुकते हुए कहा, ये तुम 3 महीने तुम्हारे बगैर मैंने कैसे बिताए हैं ये मैं जानता हूँ कही। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे एक दिन भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कहते हुए रणविजय धीरे धीरे कही के ऊपर झुकता ही जा रहा था, और इसी के साथ कही भी पीछे की तरफ झुकती जा रही थी। रणविजय एक बार फिर कही के होठों की तरफ झुकने लगा, तो कही ने भी रणविजय के इरादे भांपकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कही इस वक्त एक जिद्दी नाराज बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी, और कही का ऐसी हरकत देखकर रणविजय ने हंसते हुए अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया और कहा, ओह कही, तुम्हारा ये गुस्सा भी ना किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा। कहते हुए रणविजय कही के गले को चूमने लगा। अब आगे रणविजय काफी सेंसुअल तरीके से कही की नेक पर किस किए जा रहा था, जिस वजह से कही के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। रणविजय की हर किस के साथ वो मदहोश हो रही थी, पर वो रणविजय के सामने अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि वो रणविजय के सामने अपनी नाराजगी खत्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, रणविजय मत करो ऐसा, मैं कह रही हूँ, दूर हटो मुझसे। रणविजय ने मधोसी भरी आवाज में कहा, क्यों? पहले जब मैं बार बार तुम्हें खुद से दूर कर रहा था, तब तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही थी, और अब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही तुम्हारा रणविजय हूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? कहीं ने नाराजगी से कहा, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, इसलिए अब हटो, मुझे घर जाना है। रणविजय ने अपना सिर उठाकर कही की तरफ देखा, जो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। रणविजय ने कही के गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, मतलब तुम नहीं मानोगी? कही ने अपना सिर ना में हिलाया, तो रणविजय ने गहरी सांस ली और उसके ऊपर से उठ गया। रणविजय के उठते ही कही भी जल्दी से उठ गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। रणविजय ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। कही ने कहा, नहीं, मैं खुद। कही की बात पूरी होने से पहले ही रणविजय ने उसका हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, और वैसे भी रात को मैं तुम्हें अकेले घर नहीं जाने दूंगा। फिर कहीं भी जानती थी कि रणविजय उसकी नहीं सुनने वाला था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और खुद को चुप रहने में ही अपनी बेहतर समझा, क्योंकि वो रणविजय के गुस्से को भी जानती थी, इसलिए उसने ज्यादा उससे मना नहीं किया। कुछ देर बाद रणविजय की गाड़ी कपूर मैंशन से कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई थी। कई और रणविजय दोनों ही गाड़ी में पिछले 10 मिनट से चुपचाप बैठे हुए थे। जब से दोनों वहां से निकले थे, तब से कई और रणविजय के बीच में ऐसे ही खामोशी थी। कई का मन वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था रणविजय से दूर होने का, लेकिन इस वक्त उसके सारे इमोशंस पर उसकी नाराजगी ज्यादा हावी थी। वह सिर झुकाए अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। रणविजय ने तिरछी नजरों से कई बार उसकी यह हरकत नोटिस की थी, जिसे देखकर वो
मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कहीं ने चोर नजरों से अपनी पलकें उठाकर रणविजय की तरफ देखा, जो स्टीयरिंग पर हाथ रख सामने की तरफ देख रहा था। वो अपना राइट हैंड की उंगली से स्टीयरिंग व्हील पर टैप कर रहा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। पर ऐसा कहीं को लग रहा था, जबकि रणविजय का पूरा ध्यान कहीं पर ही था। कहीं ने धीरे से कहा, अच्छा रणविजय, मैं जा रही हूँ। रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ तो ठीक है, जाओ। रणविजय के ऐसे जवाब देने से कहीं ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए एक बार फिर कहा, मैं सच में जा रही हूँ। तो रणविजय ने भी लापरवाही से कहा, हाँ कही, मैं भी कह रहा हूँ, तुम सच में जाओ। कई ने कुछ पल तक रणविजय को अपनी आंखें छोटी करके घूरा और फिर झटके से रणविजय की तरफ बढ़ते हुए उसने रणविजय के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और रणविजय के होठों पर अपने होठ रख दिए। कई ने ये सब इतना अचानक किया कि रणविजय कुछ पल के लिए तो जैसे फ्रीज सा हो गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कई गुस्से से उसे किस कर रही थी, या कह सकते हैं कि किस कम कर रही थी, बल्कि बाइट ज्यादा कर रही थी। रणविजय किसके बीच में ही मुस्कुराने लगा। उसने अपना एक हाथ कही की बैक पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद कई का गुस्सा शांत हुआ तो वह झटके से रणविजय से दूर हुई। रणविजय स्माइल करते हुए कई को देख रहा था। वहीं कई गुस्से से रणविजय को घूरते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये मत समझना कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ और बहुत सारा गुस्सा हूँ। कहकर कहीं जल्दी से डोर ओपन करके वहां से भाग गई। रणविजय ने हंसते हुए कहा, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी गुस्से में बाइट करने की। बट आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। रणविजय कपूर की गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर तब तक खड़ी रही जब तक कि कहीं अंदर नहीं चली गई। उसके बाद उसने मुस्कुराकर अपना सिर झटका और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ अनिरुद्ध स्टडी रूम से अपना कुछ काम खत्म करके अपने रूम में आया। सनाया कुछ देर पहले ही चेंज करके रूम में आई थी। अनिरुद्ध ने देखा कि वो बेड के बीच में पिलो की दीवार बना रही थी। अनिरुद्ध ने एक नजर सनाया की तरफ देखा और एक शरारत भरी स्माइल के साथ कहा, तुम रात को ये इतनी मेहनत क्यों करती हो सनाया, क्योंकि सुबह तुम्हारी यही दीवार फर्श पर बिखरी हुई नजर आती है। तो सनाया ने कुशन उठाकर अनिरुद्ध की तरफ फेंकते हुए कहा, बकवास बंद करो अनिरुद्ध, मुझे पता है रात को तुम ही यहाँ ये सारे पिलो यहाँ से हटा देते हो। अनिरुद्ध ने बड़ी फुर्ती से कुशन को पकड़ लिया था और वापस बेड पर फेंकते हुए कहा, हाँ तो माना हमारे बीच में वो सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तो सो सकता हूँ ना, आफ्टर ऑल तुम्हारा पति हूं मैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर सनाया ने शर्म से अपनी नजरें फेर ली और जल्दी से पिलो पर सिर रखते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अनिरुद्ध ने स्माइल करके अपना सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि आज बेड पर पिलो की बोल नहीं थी, क्योंकि शनाया ने उसके वॉशरूम में जाते ही उसे खुद से हटा दिया था। अनिरुद्ध जल्दी से बेड पर आया और उसने शनाया को खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके कानों के करीब आते हुए कहा, आज तुमने खुद इस दीवार को हटाया शनाया, क्या हुआ, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते? सनाया ने पीछे पलटकर अनिरुद्ध की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी बकवास करने की आदत जाएगी नहीं ना? मैंने सिर्फ बोल उठाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैंने परमिशन दे दी है। अब चुपचाप मुझसे दूर होकर सो जाओ, वरना मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। कहकर शनाया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि जब सनाया ने उससे कहा कि वो दूसरे रूम में चली जाएगी तो अनिरुद्ध का चेहरा बच्चों की तरह मासूम एकदम से मायूस सा हो गया था। अनिल ने मुंह बनाते हुए सनाया को छोड़ दिया और बेड पर सीधा लेटते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो सनाया, जिस दिन तुम मुझे परमिशन दोगी ना, देख लेना गिन गिन कर सारे बदले लूंगा मैं तुमसे। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि एक महीने तक तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। तो सनाया ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओके अनिरुद्ध, जब परमिशन दूंगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम सो जाओ, अभी फिलहाल तो तुम्हारे सपने नहीं पूरे होने वाले हैं। सनाया को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने किसी तरह से अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। अनिरुद्ध ने एक बार फिर सनाया के करीब आकर उसे कमर से पकड़ खुद के करीब कर लिया और कहा, नहीं होऊंगा तुमसे दूर, मैं ऐसे ही चिपक कर सोऊंगा, कर लो जो तुम्हें करना है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस रूम से बाहर जाती हो। सनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था कि अनिरुद्ध से ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं था कि शनाया के दिल में अनिरुद्ध के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। धीरे धीरे उसके दिल में भी अनिरुद्ध के लिए फीलिंग जाग रही थी।
उसे भी अनिरुद्ध के करीब रहना अच्छा लगता था। उसे अनिरुद्ध की बाहों में काफी सेफ फील होता था, लेकिन वो खुलकर इस बात को जता नहीं पा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे रोक रहा था, पर फिलहाल के लिए उसने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं सनाया के दिल की फीलिंग को समझ रहा था, इसलिए वो भी उसे कभी फोर्स नहीं करता था, क्योंकि वो चाहता था कि सनाया जब भी उसके करीब आए तो दोनों अपने दिल से आए, ना कि फोर्सफुली। उसने सनाया के बालों पर किस किया और आंखें बंद करके उसके गले में चेहरा छुपाकर सो गया। इधर दूसरी तरफ यहाँ रूही और रियाज के घर में एक अलग ही आलम चल रहा था। रूही रियाज को मारने के लिए पूरे हॉल में उसके पीछे पीछे भाग रही थी, पर रियाज को तो पकड़ में नहीं आ रही पा रहा था। वो रियाज हंसते हुए कभी सोफे के दूसरी तरफ कूद के चला जाता, तो कभी रूही के ऊपर कुशन फेंक कर मारते हुए उसे और ज्यादा चिढ़ाता। रियाज की हरकतें रूही को और ज्यादा इरिटेट कर रही थी। उसने फर्श पर पड़े हुए कुशन को उठाकर रियाज की तरफ फेंकते हुए कहा, रियाज के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। वही हॉल में खड़ी हुई मेड उन दोनों की हरकतें देखकर सिर झुकाए मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही थी। उनके लिए तो ये इन दिनों की रोज की हरकतों की बात हो गई थी। उसमें से एक मेड जो उम्र में काफी बड़ी थी और रूही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, वो मनी मन बोली, इन दोनों की शादी हो गई है, पर ये दोनों तो अभी भी बच्चे हैं। कहाँ मैं सोचती हूँ इनकी लाइफ में एक बच्चा आ जाए, लेकिन ये दोनों खुद ही बच्चे बने बैठे हैं, तो कहाँ से एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। सोचकर उसने हंसते हुए इन दोनों की तरफ देखा जो बाकी मेड वहां पर थी, और फिर बाकी की मेड से कहा, चलो तुम लोग जाओ यहाँ से, इनका तो चलता ही रहता है। वहां खड़ी सारी मेड एक एक करके वहां से हंसते हुए चली गई। रूही जब रियाज के पीछे पीछे भागते हुए थक गई, तो वह सोफे पर बैठ गई, और अब बैठे बैठे ही वो रियाज को घूर रही थी, जो उसे कुछ ही दूरी पर कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देख रहा था। रियाज ने उसे एक बार फिर चिढ़ाते हुए कहा, थक गई इतने में ही? मेरी बात मानो, मोटी होती जा रही हो, इसलिए कम खाया करो। ये जो तुम आधी रात को उठ के आइसक्रीम के डिब्बे खाली करती हो ना, ये उसी का नतीजा है। रियाज के ऐसा कहते ही उसने उसे मोटी कहा है, ये सोचते ही रूही का गुस्सा तो जैसे भड़क सा गया। वो वापस उठकर उसके पीछे भागती बोली, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुम्हें मैं मोटी नजर आती हूँ? कहाँ से मोटी हूँ मैं, बताओ जरा। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। रियाज ने रूही को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और घुमाते हुए कहा, हो तो गई हो तुम मोटी, अब देखो मुझे उठाई भी नहीं जा रही। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे तुम्हें उठाने के लिए भी। रूही ने रियाज के हाथों पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो अभी के अभी रियाज, वरना एक पंच में मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा मुझे मोटी कहा तो। रियाज ने हंसते उसे छोड़ दिया। रूही पलटकर जैसे रियाज की तरफ दोबारा आने लगी, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वो सीधा रियाज के ऊपर जा गिरी। रियाज रूही को संभालने के चक्कर में खुद ही रूही को लेकर फर्श पर जा गिरा। अब रियाज नीचे था और रूही उसके ऊपर थी। रूही रियाज के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, पर रियाज ने उसे उठने नहीं दिया, बल्कि उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और पलट गया, जिससे रूही अब उसके नीचे आ गई थी और रियाज उसके ऊपर। रूही ने गुस्से से रियाज को घूरते हुए देखा और कहा, छोड़ो मुझे, तुम्हें मोटी लगती हूँ ना। रियाज ने हंसते हुए उसके फूले गालों पर पकड़ कर कहा, अब मोटी तो तुम हो गई हो ना, पहले तुम बंदेरिया की तरह थी और अब पूरे पांडा की तरह लगती हो। अब रोहित चिढ़ते हुए रियाज के कंधों पर मारती बोली, मुझसे बात मत करो रियाज, और जाओ तुम अपने लिए कोई स्लिम ट्रिम बीबी लेकर आओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें मोटी लगती हूँ ना, मतलब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। रूही बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बना रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो भी रो ही देगी। उसे देखकर रियाज को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा हंस भी नहीं सकता था। रूही के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर रियाज ने उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, ओ मेरे बच्चा को रोना आ रहा है? सॉरी बाबा, तुम मोटी नहीं हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। कहकर रियाज ने रूही के गुलाबी लिप्स को किस किया और फिर उसके ऊपर से उठते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। तो रूही ने रियाज का हाथ पकड़ा और खड़े होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है, तुम फिर से मेरे साथ कोई स्टूपिड सा मजाक करोगे ना? तो रियांस ने कहा, अरे नहीं यार, इस बार सीरियसली तुम्हें कुछ दिखाना है और तुम वाकई में उसे देखकर गुस्सा नहीं बल्कि खुश होकर उछलने लगोगी। रूही ने कन्फ्यूजन से पूछा, अच्छा ऐसा क्या दिखाने वाले हो तुम मुझे कि मैं खुशी से उछलने लगूंगी? तो रियांस ने अपनी पॉकेट से ब्लाइंड फोल्ड निकाला और उसकी आंखों पर बांधते हुए कहा, अब सरप्राइज है तो पहले मैं कैसे बता सकता हूँ रूही, वरना ये सरप्राइज कैसे रहेगा? तो रूही ने रियांस के हाथों को पकड़ते हुए कहा, रियांस मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो?
तो रियांस ने कहा, अरे यार, तुम बकबक करना बंद नहीं कर सकती हो क्या? अब चलो। कहकर रियांस ने रूही को अपनी गोद में उठा लिया। रियांस के ऐसे अचानक उठा लेने से रूही एकदम से डर गई। उसने घबराकर रियांस की गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना सिर रियांस के सीने में छुपाते हुए कहा, रियांस क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। रियांस ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, माना रूही, तुम कुछ मोटी हो गई हो, पर तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। ये स्ट्रांग बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी है, वो तुम्हें अपनी गोद में बहुत अच्छे से संभाल सकता है, इसलिए डोंट वरी, तुम नहीं गिरोगी। कहते हुए रियांस ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वही रूही चिढ़ते हुए अपने पैर चलाने लगी और रियांस से बोली, तुम मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते हो ना रियांस। रियांस ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बीवी बन गई हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें परेशान करना करना बंद कर दूंगा। मैं आज भी वही रियांस हूँ जिसने बचपन से तुम्हारा जीना हराम किया हुआ था। तो रूही ने फेक स्माइल के साथ कहा, और मैं भी वही रूही हूँ जो तुम्हें पटक पटक कर मारती थी। बोलो तो अभी इसका डेमो दिखाऊं। रियांस रूही से ऐसी ही बातें करते हुए उसे टेरिस पर ले गया और संभाल कर नीचे उतारते हुए कहा, बस पहुंच गए जहां पर तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। कहते हुए रियांस ने रूही की आंखों पर बंदी पट्टी को खोलने लगा। पट्टी हटाते ही रूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने का नजारा देखकर एक्साइटमेंट में खुशी से उछलने लगी थी। ये सब तुमने किया है मेरे लिए रियांस? रियांस ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मेरी कौन सी 8-10 बीबियां हैं, एक ही तो है, द वन एंड ओनली यू। रियांस ने टेरिस को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट करवाया हुआ था। वहीं पास की दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उसके सामने प्रोजेक्टर रखा हुआ था। स्क्रीन के सामने रियांस ने फर्श पर ही बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था। फर्श पर एक बड़ा सा गद्दा और उस पर वाइट बेडशीट और उस पर एक वाइट कलर के पतले से कपड़े से टेंट बना हुआ था। बेड पर ही कई सारे कुशन रखे हुए थे और कुछ सॉफ्ट टॉयज भी जो रूही को बेहद पसंद थे। बेड पर ही एक बास्केट रखी हुई थी जो पूरी की पूरी चॉकलेट से भरी हुई थी और बहुत सारी चॉकलेट्स रूही की पसंद की थी। पूरे टेरिस बहुत ही खूबसूरती फेरी लाइट से जगमगा रहा था। रूही एक्साइटमेंट में रियांस के गले लग गई और उसके गाल पर किस करते बोली, तुमने ये सब मेरे लिए किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा रियांस। कहकर रूही भागते हुए बेड पर गई और उछलते हुए उस पर बैठ गई और जल्दी से बास्केट अनरैप करते हुए कहा, ये सारी मेरे लिए है ना? तो रियांस भी उसके बगल में बैठ गया और कुशन को अपनी गोद में रखते हुए कहा, हाँ, वैसे तो ये सब तुम्हारी हैं, लेकिन अगर इसमें से कुछ बच जाए तो मुझे दे देना। रूही ने रियांस के कंधे पर पंच करते हुए कहा, एक भी नहीं देने वाली तुम्हें, पर फिर सोच रही हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो एक आध चॉकलेट तो दे ही दूंगी। तो रियांस ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना बड़ा एहसान तुम वो भी मत करो, वो भी तुम ही खा लेना मेरी तरफ से। रूही ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है। रियांस ने स्माइल करते हुए अपना सिर ना में हिलाया और मनी मन कहा, ये लड़की भी कभी बड़ी होगी भी या नहीं, अभी भी बिल्कुल बच्ची ही है। फिर खुद से ही कहा, वैसे ना ही बड़ी हो तो ज्यादा ही अच्छा है, मुझे ये क्यूट सी रूही पसंद है, एकदम जिंदगी से भरपूर जिंदल दिल रूही। रियाज ने बेड से उठते हुए कहा, रूही जब तक मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ और कुछ स्नैक्स भी, तुम कोई अच्छी सी मूवी सिलेक्ट करके देखो, हम वही देखेंगे। रूही ने चॉकलेट का बाइट लेते हुए कहा, ठीक है मैं सिलेक्ट कर लूंगी। रियाज से जाने से पहले एक बार फिर कहा, पर याद रखना कोई हॉरर मूवी सिलेक्ट मत करना, पता चला सारी रात तुम बंदरिया की तरह मुझसे चुपकी रही, तब ना खुद सोती हो ना ही मुझे सोने देती हो। रूही ने स्माइल करते हुए कहा, ओके रियाज, मैं एक रोमांटिक मूवी सिलेक्ट करके रखूंगी, ठीक है ना? अब जल्दी से जाकर पॉपकॉर्न लेकर आओ। रियाज ने कहा, हाँ ये ठीक है, रोमांटिक मूवीज मच बेटर देन हॉरर मूवी। कहकर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद रियांस और रूही दोनों ही मूवी एंजॉय करते पॉपकॉर्न खा रहे थे। मूवी काफी ज्यादा रोमांटिक थी और बीच बीच में काफी फनी भी थी। लेकिन तभी मूवी के बीच में काफी रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा, जिसे देखकर रियांस और रूही दोनों ही हाथ पॉपकॉर्न खाते खाते रुक गए। दोनों आंखें फाड़े उस मूवी के सॉन्ग में चल रहे सीन को देख रहे थे। दोनों का ही गला अब सूखने लगा था, क्योंकि उसके सीन इतने ज्यादा हॉट थे कि रूही और रियाज दोनों को ही एक गर्मी का एहसास होने लगा। दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन एक दूसरे से नजर मिलते ही उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें वापस स्क्रीन पर जमा ली। रूही ने पॉपकॉर्न को मुंह में डालते हुए कहा, रियाज क्या तुम्हें भी वैसा ही फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है? तो रियाज ने कहा, डेफिनेटली मुझे भी वही फील हो रहा है जो तुम्हें फील हो रहा है रूही। वैसे तुमने क्या सोचा है इस बारे में? रूही ने अपना सलाइवा गटकते हुए नासमझी से कहा, पता नहीं, वैसे क्या सोचना चाहिए मुझे इस बारे में? रूही का ऐसा बचकाना सवाल सुनकर
रियाज ने उसे अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, जैसे तुम जानती नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। रूही ने जल्दी से पॉपकॉर्न का बाउल रेयांस को पकड़ाते हुए कहा, हमें ये मूवी बंद कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। हमें कोई दूसरी हॉरर मूवी देखनी चाहिए या फिर कॉमेडी। रेयांस ने वापस उस बाउल को रूही की गोद में रखते हुए कहा, नहीं, हमें यही मूवी देखनी है और कोई मूवी नहीं चलेगी। रूही को भी सब सीन देखकर काफी शर्म आ रही थी, इसलिए वो रेयांस की तरफ नहीं देख पा रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे, पर रेयांस उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो ये मूवी हटा भी नहीं रहा था। तो रूही ने कहा, ठीक है, तो तुम देखो, मैं तो चली नीचे। कहकर जैसे ही खड़ी होने लगी, रियाज ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे रूही रियाज की गोद में बैठ गई। और रियाज ने एक तिरछी स्माइल के साथ, पर मुझे तो यही मूवी देखनी है, वो भी तुम्हारे साथ, और फिर भाई सब कुछ करना भी है। तो रूही ने रियाज के सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, मत करो ना ऐसी बात। तो रियाज ने कहा, तुम्हें तो ऐसे शर्मा रही है जैसे पहली बार हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। देखो ना कितना रोमांटिक एटमोसफियर बनाया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए, और तुम वो की नखरे दिखा रही हो। रूही ने शर्माकर अपना सिर रियाज के सीने पर छिपा लिया और कहा, तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो रियाज। तो रियाज ने रूही को झटके से बेड पर लिटाते हुए कहा, परेशान अभी कहाँ किया, परेशान तो अब करूंगा माय लव। कहते हुए रियाज बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। रियाज इंटेंस नजरों से रूही के चेहरे को देख रहा था। वही रूही के गाल शर्म से गुलाबी होते जा रहे थे, जो रियाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वही रूही शर्मा कर अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रियाज से नजरें मिलाने की, और सब मामलों में वो रियाज के सामने अक्सर कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन इस मामले में वो अभी भी रियाज से बहुत शर्माती थी। रियाज ने रूही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, रूही एक बात बताओ, बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो रूही ने हैरानी से अपनी आंखें खोली और रियाज की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों के बारे में, तुम कहना क्या चाहते हो रियाज। तो रियाज ने रूही के गालों को पिंच करते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल, मैं कह रहा हूँ हमारे बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वैसे भी हमारी शादी को काफी महीने बीत चुके हैं, तो मुझे लगता है हमें भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए। रोही ने कुछ सोचते हुए कहा, पर रियाज, तुम्हें लगता है कि मैं अभी बच्चों को संभालने के लायक हूँ। मैंने देखा था आयु के टाइम सारिका भाभी को कितनी परेशानी होती थी, जब देखो वो रोता रहता था और रात को वो उन्हें सोने भी नहीं देता था। रियाज ने रूही के सिर पर टैप करते हुए कहा, इडियट, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर बच्चे को संभाल लेंगे। तो रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, रुद्र भाई भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन जब आयु रोता था तो वो सीधा भाभी को पकड़ा देते थे। सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, पहले तो कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन जब संभालने की बारी आती है तो बस फिर तो बच्चा मम्मा के पास ही रहता है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ ना मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। पर अब मुझे भी बच्चा चाहिए, मैं चाहता हूँ अगले साल तुम्हारी गोद में या तो लिटिल रेयांस हो या फिर लिटिल रूही होनी चाहिए। बट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ सो दैट रिजल्ट विल बी अवेलेबल सून। कहते रियांस रूही को अपनी बाहों में भरकर किस करने लगा। वही रूही रियांस के कंधे पर मारती बोली, रियांस क्या कर रहे हो। रियांस ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बच्चे करने की प्लानिंग और क्या, अब चुप रहो, तुम भी इसमें मेरा साथ दो। कहकर उसने वापस रूही को किस करना शुरू कर दिया। वही रूही ने मनी मन कहा, अब समझ में आया कि मुझे रोमांटिक मूवी क्यों दिखाई जा रही थी, और जैसे इसकी हरकतें हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि ये बाप बनकर ही रहेगा, और मुझे इससे चॉकलेट लेनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे उल्लू बना दिया। कहकर वो रियांस को घूरने लगी, लेकिन रियांस को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो तो अपने काम में लगा हुआ था और प्यार से रूही को अपने करीब कर रहा था। थोड़ी देर में उसने रूही को चूमना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर लब बाइट देने लगा। थोड़ी देर में रूही के कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे और रियांस भी उसके ऊपर उसे प्यार करने में लगा हुआ था। अचानक से रूही की दर्द से चीख निकल गई और उसने रियांस के कंधों पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन रियांस अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो उससे दूर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसे और ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में रूही को भी अच्छा लगने लगा, और उस टेरिस पर जो कुछ देर पहले एक मूवी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अब रूही की सिसकियाँ निकल रही थी। पूरे टेरिस पर प्यार का माहौल बन चुका था। रियांस पूरी तरह से रूही को अपने बनाने में लगा हुआ था, और इस बार वो रूही को इस तरीके से अपना बना रहा था जैसे कि वो
जल्दी ही अपने बच्चे को अपने सामने देखना चाहता हो। बेचारा पूरी मेहनत करने में लगा हुआ था। रूही बार बार उसे पीछे करने की कोशिश भी करती क्योंकि काफी टाइम हो चुका था, लेकिन रियांस आज बहुत ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड था और बार बार उससे बोल रहा था, सॉरी जान, बट आज मैं नहीं रुक पाऊंगा। कहकर वो बार बार उसके करीब आता चला गया। ऐसे ही पूरी रात बीत चुकी थी, क्योंकि और इस बीच में रियांस उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार करीब आया था और रूही की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। वो थक कर बेसुध हालत में लेटी हुई थी, लेकिन रियांस अभी भी अपने प्यार उस पर न्यौछावर करने में लगा हुआ था। ऊपर से जो उसने मूवी देखी थी उस सारे सीन को उसके साथ क्रिएट करने में लगा हुआ था। रूही तो काफी परेशान हो गई थी। वो तो यही सोच रही थी, भली खाई चॉकलेट और भला क्या एंजॉय, इससे अच्छा तो मैं अपने रूम में रहती, ना आती सरप्राइज देखने के लिए और ना मेरा ये हाल होता। यही सोचकर वो रियांस को घूर भी रही थी, लेकिन जब रियांस उसे प्यार भरी नजरों से देखता तो जल्दी ही वो भी उसके प्यार में खो जाती थी। ऐसे दोनों प्यार करते करते अपने चरम पर पहुंच चुके थे और रूही और रियांस पूरी तरीके से एक दूसरे के हो चुके थे। सो क्या होगा आगे इस स्टोरी में? क्या रियांस का सपना पूरा होगा? क्या रूही भी जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाएगी? और क्या शनाया अनिरुद्ध को अपना पाएगी? और क्या है अस्वस्थ राणा के इरादे? आगे वो क्या करने वाला है? क्या कोई नई साजिश इंतजार कर रही है रणविजय और कही का? क्या होगा इस स्टोरी में आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट टिंग पर मेरे कही के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।